Brought to you by Biz Analyst by खाता बुक। ना कंप्यूटर ना फाइल, अब टैली डेटा ऑन मोबाइल बिज एनालिस्ट के साथ। नमस्कार, सौरभ द्विवेदी नाम है हमारा और आप देखना शुरू कर चुके हैं लल्लन टॉप शो। बहस जब तक मांसाहार और शाकाहार के बीच थी तब तक मामला बराबरी का था, लेकिन जिस तरह मांसाहार और शाकाहार को दो धर्मों के साथ नत्थी किया जा रहा है वो हमारे समाज और देश के लिए कितनी समस्याएं पैदा कर रहा है, इसका अंदाज़ा फिलहाल किसी को नहीं है। मुकेश सुरयान, दिल्ली के एक इलाके को छोड़ दें तो शायद ही ये लोग ये नाम बाहर जानते थे, लेकिन अब मुकेश सुरयान चर्चा में है क्योंकि उन्होंने दक्षिण दिल्ली नगर निगम के महापौर की हैसियत से नवरात्र के दौरान मांस की दुकानों पर प्रतिबंध लगा दिया। दुकानदारों के लिए मुश्किल वक्त है, 9 दिन दुकान बंद रहने से जो नुकसान होगा उसकी भरपाई कैसे होगी, ये मुकेश सुरयान द्वारा जारी नोटिस में नहीं लिखा है। और ये भी नहीं लिखा है कि अलग अलग परंपराओं के जिस विराट समुच्चय को हिंदू धर्म कहा जाता है उसमें मांसाहार को हे कहाँ बताया गया। तो दिन की बड़ी खबर में आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि मांसाहार और शाकाहार की बहस में तर्क क्या है, उन तर्कों में दम कितना है और क्या इस बात के प्रमाण है कि नवरात्र के दौरान मांसाहार पूरी तरह वर्जित है। लेकिन सबसे पहले शो में दिन का वीडियो। हौसला रखना है, ठीक है? या गुड। मार दो उनको, पक्का मारेंगे। आप मारोगे? जो भी यहाँ पर पॉपुलर है ना कश्मीरी पंडित, जैसे वो अपना बिंद्रो वगैरह था, हाँ सर, उन जो भी आदमी पॉपुलर होगा उसको गोली मारेंगे, है ना? आई एम सो हैप्पी, मतलब स्माइल कर रहे हैं बंदा यार। कोई जो फौजी होता है ना उसको गोली लग जाए तो नहीं स्माइल करता, ठीक है? और उधर जाकर के गांव के अंदर दिखाना है, बताना लोगों को और आओ गोली मारो, ठीक है? यार आई एम सो प्राउड। ये वीडियो 92 बेस हॉस्पिटल श्रीनगर का है। चिनार कोर के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल डीपी पांडे घायल सीआरपीएफ जवान का हाल जानने पहुंचे थे। कल लाल चौक के पास मैसूमा में हुए आतंकी हमले में एक जवान की शहादत हो गई थी, दूसरे का इलाज चल रहा है। उसी जवान से बातचीत का ये हिस्सा सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है। घायल जवान आतंकियों को मार देने की बात कर रहा है। जब कमांडर ने कहा कि हाँ मार देंगे तो इशारों में जवान ने कहा मैं मारूंगा। जिंदगी और मौत से लड़ते जवान के इस जज्बे को हर कोई सराह रहा है। 4 अप्रैल को ही आतंकवादियों ने शोपियां के छोटीग्राम गांव में दवा विक्रेता और कश्मीरी पंडित बालकृष्ण उर्फ सोनू कुमार को भी निशाना बनाया। उन्हें 3 गोलियां लगी हैं। लेफ्टिनेंट जनरल डीपी पांडे ने घायल बालकृष्ण का भी हाल जाना। 3 गोलियां लगी होने के बावजूद बालकृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा टेंशन की कोई बात नहीं है। ऐसे वक्त में जब कश्मीरी पंडितों पर बनी फिल्म कश्मीर फाइल्स की चर्चा है तब कश्मीरी पंडितों को निशाना बनाया जाना कई सवालों को जन्म दे गया। घाटी में कश्मीरी पंडितों के पुनर्वास की बात चल रही है, लेकिन उनकी सुरक्षा आज भी बड़ा मुद्दा बना हुआ है। ये था दिन का वीडियो। अब चलते हैं सुर्खियों की तरफ। पहली सुर्खी दिल्ली के जंतर मंतर से है, जहां सैकड़ों की संख्या में देश भर से आए अभ्यर्थियों ने सेना की भर्ती के लिए प्रदर्शन किया। 2 सालों से सेना की भर्ती रुकी है। सरकार हर बार कोविड को वजह बताती है। यूपी चुनाव के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की रैलियों में भी अभ्यर्थी विरोध जता चुके थे, तब मंच से आश्वासन मिला, पर इतने दिन बीतने के बाद भी भर्ती नहीं आई तो अलग अलग इलाकों के देश भर के छात्र जंतर मंतर पर इकट्ठा हुए। इनमें से एक का वीडियो भी वायरल हुआ। राजस्थान के सीकर से सुरेश भिंचर नाम का अभ्यर्थी प्रदर्शन में शामिल होने के लिए 350 किलोमीटर दौड़ कर आया, जिसमें इसे करीब 50 घंटे लगे। नारेबाजी करते हुए युवाओं ने सड़क पर पुशअप कर भी विरोध जताया। सुनिए और क्या कहा। कि आर्मी की जितनी भी भर्तियां हैं, कम्पिटेटिव जितने भी एग्जाम है, कोविड में 2 साल से एग्जाम नहीं हुई और बहुत से बच्चे एग्जाम नहीं दे पाए, तो 2 साल की सभी एग्जामों में छूट मिले। वो आर्मी हो, एयरफोर्स, नेवी, कोई भी एग्जाम हो, उन सब में 2 साल की छूट मिले। दूसरा हमारा मुद्दा है कि आर्मी की रैली भर्तियां नहीं हो रही हैं, तो सरकार जब तक नोटिफिकेशन जारी नहीं करेगी, एक शेड्यूल जारी नहीं करेगी एआरओ बीआरओ का, तब तक हम नहीं उठने वाले हैं। 5 राज्य में चुनाव हुए हैं, 5 राज्य में करोड़ों की जनसंख्या में वहां पे वोटिंग हुई थी, मतदान हुआ था, तब कोरोना कहां था। अगली सुर्खी देश के प्रमुख राजनीतिक दलों की तरफ से है।
कल यानी 6 अप्रैल को भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस है। उससे पहले आज बीजेपी के संसदीय दल की बैठक हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बैठक संबोधित करते हुए सांसदों को सरकार की नीतियां गांव-गांव पहुंचाने को कहा। साथ ही जल संरक्षण पर जोर देते हुए सांसदों से अपने इलाके में जलाशयों पर काम करने को कहा। बैठक में बीजेपी की एक खास टोपी भी नजर आई। खबर है कि कल स्थापना दिवस के दिन बीजेपी के तमाम सांसद यही नई टोपी पहनकर संसद जाने वाले हैं। सांसदों को एक चॉकलेट भी मिली जिस पर पीएम मोदी का चित्र चस्पा था। वसुंधरा राजे सिंधिया के बेटे दुष्यंत की ये फोटो सोशल मीडिया पर काफी वायरल रही। दूसरी तरफ कांग्रेस संसदीय दल की भी बैठक हुई। इसमें पार्टी की कार्यकारी अध्यक्ष सोनिया गांधी ने सरकार को महंगाई के मुद्दे पर घेरा। सरकार पर ध्रुवीकरण के एजेंडा का भी आरोप लगाया गया। दूसरी तरफ कांग्रेस संसदीय दल की भी बैठक हुई। बैठक में पार्टी की कार्यकारी अध्यक्ष सोनिया गांधी ने सरकार को महंगाई के मुद्दे पर घेरा। सरकार पर ध्रुवीकरण के एजेंडा का भी आरोप लगाया गया। साथ ही पार्टी के नेताओं से आपसी मतभेद भुलाकर पार्टी के लिए साथ काम करने का आह्वान किया गया। इस बीच कांग्रेस के भीतर से भी एक खबर आई। कभी सोनिया गांधी के सबसे विश्वासपात्र रहे अहमद पटेल के बेटे फैजल पटेल ने पार्टी छोड़ने के संकेत दिए। फैजल ने ट्विटर पर लिखा कि इंतजार करके थक गया हूं, टॉप लीडरशिप से कोई प्रोत्साहन नहीं मिला है, अपनी तरफ से सभी ऑप्शन खुले रखे हैं। गुजरात चुनाव से पहले ये कांग्रेस को एक झटका माना जा रहा है। तीसरी सुर्खी, ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय ने शिवसेना नेता संजय राउत की पत्नी पर कार्रवाई करते हुए करोड़ों की संपत्ति अटैच कर दी। मामला 1034 करोड़ के पात्रा चौल भूमि घोटाले से जुड़ा है, जिसमें ईडी ने 11 करोड़ की प्रॉपर्टी अटैच की। 9 करोड़ की प्रॉपर्टी संजय राउत के दोस्त प्रवीण राउत की और 2 करोड़ की प्रॉपर्टी उनकी पत्नी वर्षा राउत की है। बताया जा रहा है कि इसमें अलीबाग में मौजूद प्लॉट और दादर का एक फ्लैट भी शामिल है। इस मामले में संजय के दोस्त प्रवीण राउत की गिरफ्तारी भी हुई थी। ईडी ने इस केस में पिछले हफ्ते चार्जशीट दाखिल की है और प्रॉपर्टी की खरीद में गलत रास्ता अपनाया गया था, ये इल्जाम लगाया है। संजय राउत की प्रतिक्रिया भी आई। कहा कि चाहे प्रॉपर्टी जब्त करो या हमें गोली मार दो, हम डरने वाले नहीं हैं। वैसे एक कार्रवाई केजरीवाल सरकार में मंत्री सत्येंद्र जैन के परिवार पर भी हुई। ईडी ने परिवार से जुड़ी कंपनियों के 4.81 करोड़ की संपत्ति को अटैच किया है। चौथी सुर्खी गोरखनाथ मंदिर के सुरक्षा कर्मियों पर हमले को लेकर है। यूपी एटीएस ने जांच शुरू कर दी। एटीएस हमले के आतंकी एंगल से जांच कर रही है। हमलावर मुर्तजा अब्बासी से पूछताछ के दौरान उसके लैपटॉप को भी जब्त किया गया। लैपटॉप खंगालने पर पता चला कि वो पिछले 1.5 साल से जाकिर नाइक के वीडियो देखता था। कट्टरपंथ की सीख देने वाले मौलानाओं के वीडियो भी उसकी सर्च लिस्ट में मिले हैं। गिरफ्तार किए गए अहमद मुर्तजा अब्बासी के पास से नेपाल के नोट भी मिले थे। महाराजगंज के उसके 2 मददगार भी हिरासत में लिए जा चुके हैं। यूपी एटीएस की टीम अहमद मुर्तजा अब्बासी के नेपाल कनेक्शन के साथ साथ गजवतुल उल हिंद के कनेक्शन पर भी काम कर रही है। वजह, बीते साल लखनऊ में पकड़े गए मिनहाज भी अहमद मुर्तजा अब्बासी की तरह अकेले ही फिदायीन हमले की तैयारी कर रहा था। उसका हैंडलर पाकिस्तान में बैठकर उसे हमले की सीख दे रहा था। यूपी एटीएस को आशंका है कि कहीं मिनहाज और मुर्तजा अब्बासी का एक ही हैंडलर तो नहीं, या फिर दोनों एक ही मॉड्यूल के लिए काम तो नहीं कर रहे हैं। अगली सुर्खी पड़ोसी देश पाकिस्तान से है। सियासी उठापटक के बीच आज फिर पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। मुख्य न्यायाधीश उमर अता बंदियाल की अध्यक्षता वाली 5 सदस्यीय पीठ ने निर्देश जारी किए, जिसमें उन्होंने कहा कि अदालत केवल अविश्वास प्रस्ताव को खारिज करने के लिए डिप्टी स्पीकर द्वारा उठाए गए कदमों की संवैधानिकता का पता लगाना चाहती है। कोर्ट ने नेशनल असेंबली में प्रधानमंत्री इमरान खान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव के दौरान सदन की कार्रवाई का रिकॉर्ड मांगा है। सुनवाई को फिर से कल तक के लिए टाल दिया गया है, यानी आज भी कोई फैसला नहीं आया। अगर कोर्ट का फैसला इमरान खान के पक्ष में आता है तो 90 दिनों के भीतर चुनाव का निर्देश है। हालांकि चुनाव आयोग ने कहा है कि 6 महीने से पहले चुनाव नहीं करवा पाएंगे। फैसला इमरान के खिलाफ तो नेशनल असेंबली की दोबारा बैठक और अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग, और तब शायद शहबाज शरीफ के लिए रास्ता खुले। ये थी शो में सुर्खियां। आप चलते हैं दिन की बड़ी खबर की तरफ। नवरात्र के दौरान अचानक शाकाहार और स्वच्छता के प्रति सचेत हो जाने वालों की सूची में मुकेश सुरयान का नाम जुड़ तो गया, लेकिन देर से। नवरात्र के दौरान अंडे या चिकन के ठेलों को दूर रहने की हिदायत बहुत पहले से दी जा रही है। गली मोहल्लों में भागवत कथा या देवी देवताओं की मूर्तियों की स्थापना के दौरान भी ऐसा होता रहा है। मालूम नहीं क्यों इस चीज को लेकर एक मौन स्वीकृति भी पैदा हो गई थी। तभी तो जब नवंबर 2021 में गुजरात के 5 बड़े शहरों की नगर पालिकाओं ने बिल्कुल एक जैसा फैसला लिया, तब किसी के कान नहीं खड़े हुए। सबसे पहले अहमदाबाद नगर निगम की टाउन प्लानिंग कमेटी ने फैसला लिया कि सार्वजनिक सड़कों के साथ साथ स्कूल, कॉलेज और धर्मस्थलों के 100 मीटर के दायरे में नॉनवेज नहीं बिकेगा।
अहमदाबाद के बाद वडोदरा, भावनगर, जूनागढ़ और राजकोट में भी यही फैसला लिया गया। अहमदाबाद में तो नगर निगम ने नॉनवेज बेच रहे खोमचे वालों के ठेले भी जब्त कर लिए थे। ये मामला गुजरात हाईकोर्ट पहुंचा। 9 दिसंबर को गुजरात हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान जस्टिस बीरेन वैष्णव ने अहमदाबाद नगर निगम को लताड़ लगाते हुए ये सवाल पूछा कि समस्या आखिर है क्या? आप मांसाहार पसंद नहीं करते, ये आपका नजरिया है। आप ये कैसे तय कर सकते हैं कि घर से बाहर मैं क्या खाऊं? कल कोई मुझसे ये कह देगा कि मुझे गन्ने का रस नहीं पीना चाहिए क्योंकि इससे डायबिटीज हो सकती है, या कि ये कि कॉफी सेहत के लिए खराब है। अहमदाबाद नगर निगम के वकीलों ने तब न्यायालय से कहा कि कार्रवाई इसलिए नहीं हुई कि ये लोग मांसाहार बेच रहे थे, बल्कि इसलिए हुई कि ये लोग यातायात में बाधा बन रहे थे। और तब न्यायालय ने कहा कि अगर यह अतिक्रमण था तो हटाया जाना चाहिए, लेकिन सिर्फ इसलिए कार्रवाई नहीं की जा सकती कि किसी ने सुबह उठकर कह दिया मुझे अपने आसपास अंडे के ठेले नहीं चाहिए। इसके बाद न्यायालय ने याचिका का निपटारा करते हुए निगम को आदेश दिया कि जो ठेले वाले अपने ठेले लेने के लिए निगम के पास आ रहे हैं, उनके मामलों पर कार्रवाई शुरू की जाए। आप सोच रहे होंगे कि हम दिल्ली की बात करते करते अहमदाबाद की गलियों में क्यों भटकने लगे? तो वजह यह है कि मांसाहार, परंपरा और शुचिता को जिस तरह से गड्ढमड्ढ किया जाता है, उसमें पैटर्न एक ही देखने को मिलता है। एक शहर में सब कुछ ठीक चल रहा होता है, शाकाहारी और मांसाहारी दोनों शांति से जी रहे होते हैं, फिर अचानक किसी त्योहार से पहले मांसाहार को हेय, अशुद्ध या फिर धर्म में वर्जित बताया जाने लगता है। भावनाओं की बात होने लगती है। अगर मांसाहार को थोड़ी छूट दे भी दी जाए तो हलाल और झटका वाली बहस आ जाती है, और इसके बाद मामला पहुंचता है न्यायालय। न्यायालय में अदालतें जीने के हक और अपनी पसंद के खाने के अधिकार को तरजीह देती हैं, और तब तर्क दिया जाता है कि आदेश का मकसद तो साफ सफाई या किसी दूसरे नागरिक अधिकार का संरक्षण था। तर्क और कुतर्क के बीच बात आई गई हो जाती है, लेकिन बात के आने और जाने के बीच माहौल खराब हो चुका होता है। अगर गुजरात हाईकोर्ट की बातों पर किसी ने जरा भी ध्यान दिया होता तो कर्नाटक में हिजाब विवाद के बाद से ही मुस्लिम दुकानदारों के बायकॉट और हलाल मीट पर बहस शुरू नहीं हुई होती। इसीलिए हमने शुरुआत में कहा था कि मुकेश सुरयान इस मैदान में थोड़ी देर से उतरे हैं। उनका साथ देने अब दिल्ली की बाकी निगमों के महापौर आगे आ रहे हैं। पूर्वी दिल्ली नगर निगम के महापौर श्याम सुंदर अग्रवाल ने भी मीट दुकानदारों से दुकान बंद करने की अपील की है। सुनिए। हम चाहते हैं हिंदुओं के महापर्व नवरात्रों पर, क्योंकि हम लोग प्याज भी नहीं यूज करते, लहसुन भी यूज नहीं करते, तो मेरा मानना है मीट को भी दुकानें बंद होनी चाहिए। इसीलिए मैंने सभी मीट विक्रेताओं से अपील की है कि वे इन दोनों अपनी दुकानें बंद रखें, हिंदू भावनाओं को समझें, उनकी भावनाओं को समझते हुए अपनी दुकानों को बंद रखें। इससे आपसी सौहार्द बढ़ेगा, आपसी प्रेम भाव बढ़ेगा। पूर्वी दिल्ली में पूरे नवरात्र के दौरान दुकानों को बंद करने का आदेश नहीं दिया गया है। यहाँ सप्तमी, अष्टमी और नवमी को दुकानें बंद रहेंगी, क्योंकि स्लॉटर हाउस भी बंद रहेगा और ये नियम पहले से चला आ रहा है। बाकी दिनों के लिए अपील जारी करते हुए महापौर प्याज लहसुन पर आ जाते हैं। ये बात दिलचस्प है, क्योंकि यही तर्क मुकेश सुरयान ने भी दिया था। सुनिए। 99% दिल्ली में लहसुन प्याज यूज नहीं होता है नवरात्रों के दौरान। ये पाक महीना है, इसमें लोग रमजान भी है, इसमें नवरात्रे भी है, माँ दुर्गा के रूप भी हैं। तो हमने ये फैसला लिया है कि जब हम लहसुन प्याज नहीं खाते तो नवरात्रों के दौरान में दिल्ली के अंदर हमारे साउथ एमसीडी में कोई भी मीट शॉप पे काम नहीं होगा, कोई मीट शॉप नहीं खुलेगी। ये दिल्ली की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए मैंने सीएम साहब से भी पत्र लिखकर आग्रह किया है कि नवरात्रों के दौरान जिस तरह से आपने शराब की बिक्री पे डिस्काउंट बढ़ाया क्योंकि आपकी सेल कम हो गई थी, तो मैंने उनको भी आग्रह किया आप अपना डिस्काउंट विड्रॉ करिए और हो सकता है तो आप लीकर को भी 9 दिन के लिए बंद कर दीजिए। महापौर कह रहे हैं कि नवरात्र में 99% लोग प्याज लहसुन त्याग देते हैं। ये आंकड़ा कहां से आया, इस बारे में महापौर ने जानकारी नहीं दी। लोग क्या खाते पीते हैं इसे लेकर सरकारें जानकारी इकट्ठा करती हैं ताकि पोषण और आहार को लेकर नीतियां बन सकें। क्या तब सर्वे में प्याज लहसुन वाली बात सामने आई थी? इसका जवाब महापौर ही दे सकते हैं। दक्षिणी दिल्ली नगर निगम के आधिकारिक लेटरहेड पर जारी आदेश में कई ऐसी चीजें हैं जो लिख तो दी गई हैं, लेकिन उनका आधार स्पष्ट नहीं होता। दूसरे पैराग्राफ में कहा गया कि नवरात्र में मंदिरों की ओर जाने वाले श्रद्धालुओं की धार्मिक भावनाएं तब आहत होती हैं जब वो मीट की दुकान के सामने से गुजरते हैं और मीट की दुर्गंध से दो चार होते हैं। आहत होने वाली बात को अभी के लिए छोड़ देते हैं, हमारा ध्यान दुर्गंध पर है। मांस बेचने के लिए नियम बने हैं और इनका पालन न करने पर लाइसेंस तक कैंसिल हो सकता है।
अगर दुकानों से दुर्गंध उठ रही है तो क्या इसका मतलब ये निकाला जाए कि वहाँ साफ सफाई का अभाव रहता है या सड़ रहा मांस बेचा जाता है? और अगर ऐसा है तो अब तक दक्षिण दिल्ली नगर निगम ने कितने लाइसेंस रद्द किए? क्योंकि दुर्गंध से तो 365 दिन बचना चाहिए। आदेश में यह भी लिखा है कि कुछ दुकानदार अपना कचरा सीधे सड़क के किनारे या गटर में फेंक देते हैं, वहां कुत्ते घूमने लगते हैं। ये एक बीभत्स दृश्य होता है, इसे रोका जाना चाहिए। अगर नवरात्र में दुकानें बंद रहें तो ये कैसे रुक सकता है? बाकी दिन ये समझ से बाहर है कि कोई दुकानदार कचरा सड़क पर फेंकता है, गटर में डालता है, तो समाधान 9 दिन की बंदी है क्या? बाकी दिन सफाई की जरूरत नहीं है क्या? अगर कोई नियम तोड़ रहा है तो सख्त कार्रवाई करिए। वैसे सफाई की बात चल पड़ी है तो आपको बता दें, लुटियंस जोन का काम देखने वाली नई दिल्ली नगर निगम को छोड़कर दिल्ली की बाकी तीनों निगमें यानी उत्तर, पूर्वी और दक्षिणी तीनों का रिकॉर्ड सफाई में बहुत खराब रहा। 2020 में जारी स्वच्छता सर्वेक्षण में 10 लाख से ऊपर की आबादी वाले शहरों की सूची में ये तीनों निगम पहले 30 शहरों में नहीं थे। पूर्वी दिल्ली 47 शहरों की सूची में 46वें नंबर पर रही और इसके बाद इन 3 निगमों को सफाई पर खास ध्यान देने को कहा गया था, क्योंकि मामला राष्ट्रीय राजधानी का था। और अगर आप 2019 की रैंकिंग सुनेंगे तो पैरों के नीचे से जमीन खिसक सकती है। तब लिस्ट में 425 शहर थे। दक्षिणी दिल्ली रही 138वें नंबर पर, उत्तरी दिल्ली 282वें नंबर पर और पूर्वी दिल्ली रही 240वें नंबर पर। 2021 में भी दिल्ली की तीनों निगम पहले 10 शहरों की सूची से बाहर रही। ये सब हम आपको इसलिए बता रहे हैं कि जब आपको सफाई का तर्क दिया जाए तो आप समझ सकें कि बात में कितनी ईमानदारी होने की संभावना है। अब बात करते हैं एक दूसरे जटिल मसले पर, परंपरा और धार्मिक भावना। मसला हिंदू धर्म से जुड़ा है और दर्शक जानते ही हैं कि यह धर्म परंपराओं का विराट समुच्चय है। कोई एक मत, किताब या राजनीति इस धर्म पर आधिपत्य नहीं रखते। हजारों पंथ और संप्रदाय हैं जिनकी अपनी अपनी मान्यताएं हैं। इन सब का अध्ययन करके एक दिन में निचोड़ पेश करना संभव नहीं। फिर भी हमने कोशिश की है कि वेज नॉनवेज वाली बहस पर आपके सामने तथ्य रखे जाएं। बिहार में एक इलाका है मिथिला, यहाँ रहने वाले कहलाते हैं मैथिल। यहाँ के हिंदू समाज में ज्यादातर लोगों की कुलदेवी होती हैं दक्षिण कालिका। हर घर में एक मिट्टी का चबूतरा होता है जिसे भगवती का घर कहा जाता है। उनका कोई चेहरा नहीं होता, निराकार रूप में पूजा होती है। कुछ लोगों के कुलदेवता धर्मराज भी होते हैं। इन दोनों मान्यताओं वाले लोगों के यहाँ हर शुभ अवसर पर बलि की परंपरा है। बकरे की बलि के बाद प्राप्त मांस को प्रसाद माना जाता है। अगर बच्चे का मुंडन है तो उसे खून से टीका भी लगाया जाता है। ये सारा काम घर के आंगन में ही होता है और घर के पुरुष ही मांस बनाते हैं। कई बार बलि गांव में स्थित भगवती स्थान पर भी होती है। इंडिया टुडे पत्रिका से जुड़े पत्रकार पुष्य मित्र से हमने इस बारे में बात की। वो स्वयं उसी इलाके से आते हैं और उन्होंने तफसील से बताया कि मिथिला में मांसाहार की परंपरा के कारण क्या है। देखिए, मिथिला का जो पूरा इलाका है उसके फूड हैबिट्स के बारे में आप समझने से पहले सबसे बड़े ये समझिए कि दरभंगा राज जो था, जो मिथिला के राजा हुआ करते थे, उनके झंडे पर मछली का चिन्ह हुआ करता था। मछली सबसे ज्यादा प्रिय मिथिला के लोगों को रहा है और दरभंगा के बारे में भी कहा जाता है कि वहाँ मखान, दही और मछली ये उनके प्रिय भोजनों में से उस इलाके के लोगों में रहा है। फूड हैबिट में दूध दही तो है ही, उसके साथ साथ मछली और जरूरत पड़ने पर मांस भी उनके भोजन में हमेशा से शामिल रहा है। और इसकी वजह ये रही कि ये नदियों का इलाका है। नदियों में यहाँ पानी, बाढ़ हमेशा आती थी, पानी रहता था, पोखरे खूब है यहाँ। तो इसकी वजह से ये सिर्फ मिथिला का इलाका ही नहीं, बंगाल का, उड़ीसा का, असम का, ये पूरा इलाका जो है वो मछलियों को बहुत पसंद करता है। त्योहारों में यहाँ चूंकि ये इलाका है शक्ति का उपासक इलाका है, दुर्गा, काली और इस तरह के जो देवियां हैं उनकी पूजा होती है और शक्ति प्रधान जितनी भी देवियां हैं सबको बलि प्रदान सबके साथ होता है। आप शायद जानते भी होंगे, इस पूरे इलाके में नवरात्रि के मौके पर बलि प्रदान की पूरी परंपरा रही है। और खासतौर पर जब कहीं मूर्ति स्थापित हो जाती है तो मूर्ति की स्थापना के बाद जब तक मूर्ति रहती है तब तक रोज एक छागर की बलि यानी बकरे की बलि यहाँ होती रही है और अभी आज भी होती है। इसके अलावा मेरे गांव में मैंने देखा है कि लगभग हर परिवार नवरात्रि के दौरान अष्टमी या नवमी को एक छागर की बलि देता है। इसके अलावा मैंने दिवाली के मौके पर भी लोगों को बलि देते हुए देखा है। तो बलिदान की भी परंपरा रही है और उस बलिदान से जो मांस निकलता है उसको प्रसाद समझ के खाया जाता है। ये अलग बात है कि उस प्रसाद में लहसुन और प्याज नहीं मिलाया जाता है, लेकिन मांसाहार हमेशा से इस इलाके में होता रहा है। और न सिर्फ बकरे का मांस बल्कि कई इलाके में कई मंदिर ऐसे भी हैं यहाँ
भैंसों की बलि चढ़ती रही है। सीधी सी बात है, जैसा देश उसी हिसाब से रहने वालों की खान परंपराएं विकसित हुई और धर्म में स्थान पा गई। इन परंपराओं से छेड़छाड़ का नतीजा अपनी प्रकृति में सिर्फ राजनीतिक या धार्मिक ही नहीं होता, ये पोषण और आहार का भी मसला है। सुनिए, जब मिथिला में उपेक्षित समाज के लोगों ने मांसाहार से किनारा कर लिया, तब कैसे परिणाम देखने को मिले। हाँ, आज के ज़माने में वैष्णव संप्रदाय का प्रभाव धीरे-धीरे बढ़ रहा है। कई सालों से बढ़ रहा है, लगातार बढ़ रहा है। हमारे यहाँ भी बहुत सारी ऐसी जातियाँ आज मिलती हैं जो कंठी लेती हैं कि अब हम लोगों ने मांसाहार छोड़ दिया और गले में तुलसी की कंठी बाँध लेते हैं। एक परंपरा है और मैंने देखा है कि खास तौर पर अति पिछड़ी जातियाँ, दलित जातियों में ये परंपरा बहुत तेज़ी से पिछले 20-25 साल, 30 साल से बढ़ रही है कि कंठी ले लेना है और मांसाहार छोड़ देना है। इसको उनको लगता है कि वो कोई अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन उसका नतीजा क्या है, ये भी हम लोगों को देखना होगा, क्योंकि हमारे इलाके में मैंने देखा है निषाद समुदाय की जितनी जातियाँ हैं, चाहे मल्लाह हो या मछली पकड़ने वाले लोग हों, इसके अलावा मुसहर जातियाँ हैं, ये तमाम जातियाँ पहले मैंने बचपन में देखा है, ये लोग काफ़ी बलिष्ठ होते थे, पहलवान होते थे, इनके शरीर में काफ़ी दम होता था। क्यों होता था ये अब मुझे समझ में आता है, क्योंकि इनमें मांसाहार की एक प्रवृत्ति थी। ये लोग कभी मुसहर लोग मूसा खाते थे, निषाद जाति के लोग केकड़ा खाते थे, मछली खाते थे और घोघा खाते थे, जो भी मिलता था वो खाते थे। जो सहज रूप से प्रकृति में उपलब्ध मांसाहार था उसको खाते थे। ऐसा नहीं है कि हमको बकरे का ही खाना है, कुछ भी जो मिल गया उसको खाना है। उसी तरह से डोम जाति के लोग जो है वो सुअर का मांस खाते रहे हैं। तो ये फूड हैबिट जो रही मांसाहार की, इस वजह से ये लोग काफ़ी बलिष्ठ और काफ़ी मजबूत हुआ करते थे और कोई भी काम इनसे, कोई दमदार काम करवाना होता था तो लोग इनसे करवाते थे, क्योंकि ये लोग ताकतवर होते थे। लेकिन हम लोगों ने हाल के वर्षों में देखा है कि इनके बच्चे काफ़ी कुपोषित हुए हैं। एक जनरेशन धीरे-धीरे कुपोषण के चपेट में है। आज बिहार में सबसे कुपोषित कोई समुदाय है तो मुसहर समुदाय है और निषाद समुदाय है। ये बड़ी विडंबना की बात है कि जो ताकतवर लोग थे वो आज कुपोषित हो गए हैं। और जब हम लोग देखते हैं मुजफ्फरपुर में चमकी बुखार का मामला आता है तो इन समुदाय के लोग सबसे ज़्यादा शामिल होते हैं। जबकि बचपन में हमारी स्मृतियाँ हैं कि ये लोग ताकतवर होते थे। मुझे लगता है कि फूड हैबिट जो बदला इनका, क्योंकि इनके लिए मांसाहार ऐसा नहीं था कि ₹500 किलो जाके, ₹600 किलो जाके मटन खरीद रहे हैं और खा रहे हैं। इनके आस-पास जो भी मांस मिला उसको खाते थे। तो वो फूड हैबिट जो इन्होंने कल्चरल चेंज की वजह से, वैष्णव संप्रदाय के बढ़ते आधिपत्य की वजह से बदला, इसकी वजह से इनकी शारीरिक क्षमता भी कम हुई। मिथिला से अब हम जाएंगे असम। यहाँ भी हिंदू बहुसंख्यक हैं और इनके बीच मांसाहार की लंबी परंपरा रही है। इसे समझने के लिए हमने शेफ अतुल लखार से बात की। अतुल बीते 24 साल से असम के दूरदराज के इलाकों की यात्राएं कर रहे हैं। हर जगह जाकर वो पारंपरिक खाने की रेसिपी को डॉक्यूमेंट करते हैं। जल्द ही उनकी एक किताब भी आने वाली है। हमने उनसे पूछा, असमिया लोग क्या खाते हैं और क्या वो भी त्योहारों के वक्त मांसाहार से परहेज करते हैं। फूड हैबिट है वेरी नॉर्मल। हम लोग ज्यादातर नेचर के साथ रहते हैं। जैसे पकड़ लीजिए, हम लोग का एक कहावत है, जैसे जेठ माह जहाँ हम लोग दोई खाते हैं। जेठ मीन्स बहुत जेठ मीन्स अप्रैल मई, इस टाइम में हम लोग दोई खाते हैं। एंड अप्रैल मंथ हम लोग खाते हैं 101 टाइप का हाउस खाते हैं। जैसे सीजन चेंज होते हैं तो सारा जो चीज है, सारा जो खावा जो फूड हैबिट है, टोटल हम लोग का वेदर के साथ, सीजन के साथ हम लोग का फूड हैबिट होता है। और जो है नेचुरली हम लोग ज्यादातर क्या खाते हैं, जैसे वेज में लिपी वेजिटेबल ज्यादा हम लोग का रहता है। जैसे हम लोग हाक बोलते हैं, हाक का भाजी, हाक का बॉयल, हाक का पिटी का साथ खाते हैं। और सिंपल जो है राइस हम लोग का मेन, जिसे राइस का बिना नहीं चलता कुछ, और दाल होते हैं और टेंगा, जो टेंगी हम लोग का जो फेमस फिश रेसिपी है, हर असमीज लोग अच्छा करते हैं। जैसे हम लोग टेंगा डिफरेंट काइंड ऑफ टेंगा रेसिपी बनाते हैं। जैसे ओ टेंगा बोलता है, जैसे एलिफेंट एप्पल एंड बैम्बू शूट का साथ बनाता है फेमसली, वो भी टेंगा होते हैं। उसका बाद ठेकरा, ये वन काइंड ऑफ फ्रूट्स एंड टेंगी फ्रूट्स, ये भी होता है। और लेमन जूस का साथ भी फिश कारी जैसे करते हैं। और एक है मैश पोटैटो और पिटी का बोलते हैं इन असमीज। हम लोग छरा चीज को जैसे पका ले, जूई में डाल के रोस्ट कर लेते हैं। फिर उसका बाद हम लोग पिटी का बनाता है, जैसे पका ले मिर्च, मस्टर्ड ऑयल, सॉल्ट एंड कोरिएंडर लीव्स, उसका साथ खा लेते हैं। और ब्रिंजल भी खाता है, टोमेटो भी पिटी का खाता है। पिटी का वन ऑफ द मोस्ट फेमस रेसिपी इन असमीज कुजिन।
और दूसरा जो होता है, जैसे पकड़ लीजिए पिजन। पिजन हम लोग का एक प्रेस्टिजियस मील है, डिशेस है। कबूतर, वो जो कबूतर दूसरा इंडिया में ज्यादा जगह में नहीं खाते, ओनली आसाम में खाते हैं, तो उसका साथ ब्लैक पेपर और पोटैटो का साथ लेते हैं। और दूसरा जो है जैसे डाक भी हम लोग का बहुत ज्यादा चलता है यहाँ, जैसे व्हाइट गोट का साथ। और फिश स्पेशली इन एनी ओकेजन, सारा जितना भी असम का कम्युनिटी है तो ड्राई करके, बॉइल करके, करी बना करके, और बेम्बू का साथ जो बेम्बू हुलू बोलता है हम लोग का, बांस का सुंगा, उसमें डाल के भी हम लोग ट्रेडिशनल वे, और बनाना लीव्स के साथ रैप करके बना लेता है। और सारा पिटिका भी रोस्ट करके पिटिका बना लेता है। सो फिश वन ऑफ द मोस्ट लाइक इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट्स फॉर असमीज क्विजिन। और दूसरा जो है चिकन, जो है लोकल हम लोग का जो डोमेस्टिक चिकन है, हम लोग को असमीज में कुकुड़ा बोलता है। तो हर जगह में ऐसा नहीं है कि जहां भी है, जैसे पूजा में भी डालते हैं, क्योंकि हम लोग का असम में हर कम्युनिटी रहता है, ठीक है ना। ट्राइबल कम्युनिटी भी है, नॉन ट्राइबल कम्युनिटी भी है। हर जगह में पूजा, स्पेशली पूजा आता है, और एनीथिंग इन रिलीजियस सेक्टर में चिकन हम लोग का रहते हैं। अतुल लखार से बात करते हुए हमें एक दिलचस्प जानकारी भी मिली। असम के पारंपरिक खाने में मांसाहार तो है, लेकिन अदरक और लहसुन पर उतना जोर नहीं है। कई पकवान हैं जिनमें मांस पड़ता है, लेकिन अदरक लहसुन नहीं, और वो खाना त्योहारों में भी परोसा जाता है। इस उदाहरण से हमें यह समझ आता है कि प्याज लहसुन वाले तर्क से मांसाहार को सही या गलत बताने में वाकई समस्या है, क्योंकि ऐसे हिंदू भी हैं जो मांस तो खाते हैं लेकिन प्याज लहसुन नहीं। मिथिला में भी नवरात्र में मांसाहार किया जाता है, लेकिन उसमें प्याज लहसुन नहीं पड़ता कई इलाकों में। मिथिला और असम के उदाहरण से यह स्थापित होता है कि मांसाहार के लिए हिंदू धर्म में पर्याप्त स्थान है, वो भी त्योहारों के दौरान। आप पश्चिम बंगाल जाएं तो आपको यही चीज स्पष्ट रूप से देखने को मिलेगी। रही बात सही और गलत की बहस की, तो हमने इस पर बात की धर्मायण पत्रिका के संपादक पंडित भावनाथ झा से। धर्मायण धर्म और संस्कृति से जुड़े मसलों पर लेख प्रकाशित करती है और पटना के महावीर मंदिर से पत्रिका का काम होता है। पंडित जी ने ललन टॉप को बताया कि नवरात्र का महत्व वैष्णव परंपरा में भी है और शाक्त परंपरा में भी। वैष्णव परंपरा में मांसाहार वर्जित है, शाक्त में मान्य है। मांस भक्षण का वैदिक स्रोत भी है, इनमें से किसी को भी खारिज नहीं किया जा सकता। अब इनमें से सही कौन है, इस पर बहुत बहस हुई, लेकिन कोई भी बहस ये नहीं बता पाई कि मांसाहार या शाकाहार में से क्या उचित है और क्या अनुचित। जिन लोगों ने इन बहसों पर शोध किया, उन्होंने भी वैष्णव और शाक्त मतों को संकलित करके रख दिया। ऐसे में सवाल उठता है कि एक आम आदमी क्या करे। इस सवाल का जवाब आप खुद पंडित झा से सुनिए। यही मानना है कि जो जिस परंपरा में जो जिस तरह से करते आ रहे हैं, उनकी जो पारिवारिक परंपरा रही है, उसी का वे पालन करें, क्योंकि धर्म वही है जो हमारी पारिवारिक परंपरा है, कौलिक परंपरा है। जो जैसा करते आ रहे हैं उसका अनुपालन करें, यह सर्वोत्तम विधि है। हम किसी भी परंपरा को गलत नहीं कर सकते हैं। हाँ, कि जिनकी जो परंपरा है उस परंपरा को पकड़े रहे, क्योंकि धर्म वही है जिसके रास्ते हमारे पूर्वज गए हैं। महाजनो जेन गतस्व पंथा, धर्म की परिभाषा यही खत्म हो जाती है। जो जिनकी जो कौलिक परंपरा है, जिनकी जो रुचि हो, जिनकी जो भक्ति हो, उस तरह से वे करें। किसी शास्त्र को देख करके, पढ़ करके, सुन करके, अथवा किसी दूसरे व्यक्ति के कहने पर जो रास्ता पूर्वजों ने बताया उस पर ही ज्यादातर लोग चले। तभी तो जब 2015-16 में नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 तैयार किया गया, तो उसके डेटा से सामने आया कि भारत में 10 में से 7 लोग नॉन वेजिटेरियन हैं। 70% महिलाएं और 78% पुरुष किसी न किसी तरह का मांस खाते हैं। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, ओडिशा और झारखंड जैसे राज्यों में 97% लोग नॉन वेजिटेरियन हैं। पूर्वोत्तर के राज्यों में भी बहुतायत संख्या में लोग मांसाहारी हैं। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक पंजाब, हरियाणा, गुजरात और राजस्थान ही ऐसे राज्य हैं जहां 40% से कम लोग मांसाहारी हैं।
अधिकतर राज्यों में नॉन वेजिटेरियन की संख्या वेजिटेरियन से ज्यादा है। आंकड़े कहते हैं कि राजधानी दिल्ली में ही 63% से ज्यादा लोग मांस खाते हैं। तथ्य यह भी है कि दिल्ली में 12% आबादी मुस्लिमों की है। जाहिर है 63% की संख्या 12% से कहीं ज्यादा है। दक्षिणी दिल्ली में लगे मीट बैन का धर्म से उतना लेना देना नहीं है जितना राजनीति से है। तभी तो इस मुद्दे पर नेता भी दिन रात बाइट दे रहे हैं। और मैं साउथ एमसीडी द्वारा इस उठाए गए कदम का पुरजोर स्वागत करता हूं और मैं चाहता हूं कि तीनों नगर निगम इसको लागू करें, पूरे दिल्ली एनसीआर और नहीं पूरा देश इसको लागू करे। और हम कैसे एक दूसरे के धर्म के प्रति सम्मान रखते हैं ये पूरे दुनिया को सीख जानी चाहिए। कि मेयर या कोई भी नेता नगर निगम के अंदर नियम जारी नहीं कर सकता, वो केवल अपनी राय कमिश्नर महोदय को दे सकता है और कमिश्नर के थ्रू दिल्ली एमसीडी के अंदर नियम जारी होते हैं। सबकी बात हमने आपको सुनाई, आखिर में अपनी बात। भारत एक विशाल देश है। इस विशाल देश में अलग अलग जगहों का अपना अलहदा मौसम है, अलहदा खान पान है, संस्कृति है। हर तरफ का खान पान परिवेश के चलते हजारों वर्षों में तय हुआ, इसीलिए परंपरा का और धर्म का हिस्सा बन गया। और इसीलिए धर्म या खान पान की एक व्याख्या को दूसरे से ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं माना जा सकता है। खाड़ी के कुछ देशों में रमजान के दौरान खुले में खान पान बैन रहता है। वहां भी वो यही गलती कर रहे होते हैं, एक धार्मिक मान्यता को दूसरी मान्यता पर तरजीह दे रहे होते हैं। अब हमें यह तय करना है कि हम अपना व्यवहार एक धार्मिक कट्टर सरकार की तरह रखना चाहते हैं जैसे अरब मुल्क हैं, या फिर एक लोकतंत्र की तरह जहां किसी को किसी से डरने या दबने की जरूरत नहीं है। सब एक दूसरे का आदर करें और किसी के रोजगार पर 9 दिन के लिए आंच ना आए। ललन टॉप शो में आज इतना ही। आखिर में कू की राय। हमने जनता से पूछा, क्या नवरात्र में झूठ बोलने पर बैन और जुर्माना लगना चाहिए? सवाल रिपीट करता हूं, क्या नवरात्र में झूठ बोलने पर बैन या जुर्माना लगना चाहिए? हां कहने वाले 63%, नहीं कहने वाले 37%। आज का सवाल से ज्यादा एक टेस्ट था। अगर आपको यह सवाल सुनने में अटपटा लगा तो इसका मतलब यह है कि आपका कॉमन सेंस अब भी काम कर रहा है। इसे बचा कर रखिए और आपके इर्द गिर्द जो कुछ घट रहा है उसे किसी भी चश्मे से देखने से पहले इस्तेमाल कीजिए इसी कॉमन सेंस का। ये अचानक से क्या हो गया? अचानक से इतनी बहस भोजन पर क्यों होने लगी? कॉमन और अनकॉमन बातों के लिए आप कू पर भी हमसे जुड़िए। ललन टॉप को वहां पर फॉलो करिए। अपनी राय आप हमें कमेंट बॉक्स में भी #LT Show on Ku के साथ दे सकते हैं। आखिरी में एक ज़रूरी सूचना। क्या है सूचना? अगर आप अपने ललन टॉप के साथियों से, अपने दोस्तों से मिलना चाहते हैं, ऐसे भी हैं जो ललन टॉप की भरपूर आलोचना करते हैं, उनके लिए भी यह सूचना है। तो ललन टॉप सजा रहा है ललन टॉप अड्डा। इस शनिवार को 9 अप्रैल के रोज दिल्ली में सुंदर नर्सरी का इलाका है। अब ये सुंदर सी सुंदर नर्सरी कहाँ है? हुमायूं के मकबरे के बगल में है। यहाँ पर शाम 4 बजे से शुरू होगा ललन टॉप अड्डा इंडिया टुडे हैप्पीनेस फेस्ट के साथ। यहाँ पर आपको स्टैंड अप कॉमेडी देखने को मिलेगी। यहाँ पर आपको गीत सुनने को मिलेंगे, सूफी मिजाज के, कव्वाली, गजल और भी तमाम तरह के। कई सेलिब्रिटीज से, मशहूर लोगों से मिलने का, बात करने का मौका मिलेगा और पूरी ललन टॉप टीम भी रहेगी आपसे संवाद करने के लिए। तो आइएगा जरूर, ललन टॉप अड्डे पर आपका इंतजार रहेगा। और जो पुराने साथी हैं जिन्होंने पहले ललन टॉप अड्डा अटेंड किया है वो जानते हैं कि जब ललन टॉप का अड्डा सजता है तो आता है ललन टॉप का पेटी बाजा बैंड। उसी पेटी बाजा बैंड से उत्सव की शुरुआत होगी शाम 4 बजे। सीटें लिमिटेड हैं, पहले आओ पहले पाओ। तो समय से पहुंच जाना, रूमाल फेंकने के लिए, सीट घेरने के लिए। आइए, इंतजार रहेगा आपका। ललन टॉप शो अब खत्म। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। सुंदर नर्सरी में मिलते हैं शनिवार को शाम 4 बजे। शुभ रात्रि। जब निहंग सिंह घोड़े के ऊपर सवारी करते हैं तो फिर वो मन के ऐसे आता है भी हम भी ये बाना पहने, सभी ऐसे लगता है भी जैसे ये बाने का हाड़ आ गया है। इस वक्त मैं पंजाब में हूँ, आनंदपुर साहिब। तो
इसमें पंजाब के लोग बड़ी संख्या में जो आते हैं। होली से इतर होली से अगले दिन होला मोहल्ला मनाया जाता है, जहां पर मार्शल आर्ट्स होते हैं। होले मोहल्ला is a part and parcel of the Punjabi culture. It is one of the layers. ये वही जगह है जहां पर खालसा पंथ की स्थापना हुई थी। गुरु गोविंद सिंह एक बहुत बड़े परिवर्तन को तस्वुर कर रहे थे। औरंगजेब के हाथ में जो तलवार है वो अहंग की तलवार का प्रतीक है, लेकिन गुरु गोविंद सिंह साहब ने जो कृपान दी, किसी का हक छीनने के लिए नहीं, किसी का हक दिलाने के लिए। ये संदेश गुरु साहब का कि भाई जो रंग मैं दे रहा हूँ वो आध्यात्मिक रंग है, उसको उतारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अरे जाओ जाओ, मैच तो हमें ही जीतना था। अपना बॉलर वो वाली गेंद ना फेंकता तो जीत जाते हम। वाह, उसके कैच ने तो मैच ही बना दिया। यार ये ओपनर्स अगर थोड़ा और तेजी से खेलते ना, बात बन जाती। एक फिनिशर की कमी पड़ गई, वरना मैच जीत जाते। मैच तो हमें जीतना ही था। आप भी हैं लल्लन टॉप क्रिकेट एक्सपर्ट। घर बैठे जुड़िए हमारे IPL लाइव शो बमचक में हर रोज मैच के बाद।